हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे संबंध के बारे में, यानी कि रिलेशन। सेकेंड चैप्टर आपका मैथ का है, क्लास 11th का, और जिसमें आपका सेकेंड चैप्टर है रिलेशन एवं फंक्शन, यानी कि संबंध और फलन परिणाम को है। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे 2.1 का सारा चीज हम लोग बना भी लिए थे क्वेश्चन, और आज हम लोग पढ़ना है रिलेशन। रिलेशन होता क्या है, यानी कि अगर किसी भी समुच्चय में रिलेशन बनाना है तो किस प्रकार से रिलेशन को हम लोग पुट आउट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में ये है कि हमने दो समुच्चय लिया, एक समुच्चय ए का और एक समुच्चय बी का। ए का समुच्चय है 2 3 4 5 और बी का समुच्चय है 1 2 3 4 5। अब इसमें हमको रिलेशन बताना है, क्योंकि रिलेशन किससे स्टार्ट है, आर से। तो आर का हमने रिलेशन का आर लिया, और आर सच दैट पूरे आपके सेट थ्योरी जितना भी हमारा है, पूरे सेट थ्योरी में इसको हम क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो इसको रेशियो भी बोला जाता है। तो ए और बी के बीच में क्या करना है, हमको रिलेशन बताना है कि समुच्चय जो ए हमारा है, यानी कि सेट नंबर ए और सेट नंबर बी का रिलेशन क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ए और बी में हमने दो चीज लिया, ऐसे दोनों को अलग अलग किया। ए के लिए लिखा 2 3 4 5 और बी के लिए लिया 1 2 3 4। अब ए वाले को किससे इंडिकेट करेंगे, एक्स ले, और बी वाले को वाई से। अब यहां पर है कि ए का जो समुच्चय है वो यहां पर है, लिख दिया हम, और बी का समुच्चय लिख दिया। अब रिलेशन बताना है कि ए और बी में रिलेशन क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ए और बी में, जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया कि 2 का संबंध किससे है, 3 से है, यानी कि दो समुच्चय ए का हमारा अव्यय है 2, उस समुच्चय बी के अव्यय जो 3 से उससे संबंध बनाया हुआ है। हमारा जो 3 है किससे संबंध बनाया है, 4 से, और 4 जो है किससे बनाया है, 5 से। तो यानी कि ये समुच्चय, और दूसरा चीज मल्टीपल संबंध भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल संबंध का मतलब, मल्टीपल संबंध का मतलब जिससे मान लो हमने दो समुच्चय लिया, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 2 3 4 5 मान लो ले लिया। तो इसका संबंध मान लो 2 से भी है और इसका संबंध मान लो 3 से भी है। ऐसे भी समुच्चय हो सकता है, ऐसे भी रिलेशन हो सकते हैं हमारे। 3 का समुच्चय 3 संबंध 3 से भी और 4 से भी है। ठीक है, उसके बाद 4 का जो संबंध है 3 से भी है और 5 से भी है। तो कुछ ऐसे भी हमारे संबंध हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिंगल सिंगल ही संबंध होगा, मल्टीपल भी, किसी भी अव्यय के मल्टीपल संबंध भी हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आते यहां पर, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमने देखो समुच्चय पूरे सेट थ्योरी में दो ही तरह से लिख सकते हैं, एक आपका रोस्टर विधि और एक हमारा समुच्चय निर्माण विधि। आपको बता चुके थे फर्स्ट लेक्चर में आपको। जैसे हमने लिखा है क्या, आर फॉर रिलेशन। अब रिलेशन किसके बीच में बताना हमको, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। तो अब बताओ कि 2 3 का रिलेशन है, 2 3 का, यानी कि सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, रोस्टर विधि में। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो 2 और 3 का हम अगर लेते हैं तो बोलो इसके क्या लिखेंगे, आपका जो मिडिल ब्रैकेट हमारा है उसके बाद उसमें 2 3, 3 का संबंध 4 से है तो 3 4, और 4 का संबंध 5 से है तो 4 5। तो ऐसे हम किस में लिखते हैं, रोस्टर विधि में। किसमें, रोस्टर विधि में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं समुच्चय निर्माण विधि, तो समुच्चय निर्माण विधि का मतलब कि हमारे पास कितने हैं, एक्स और वाई ही हैं। क्योंकि हमने ए समुच्चय को किससे दर्शाया, एक्स ले, और बी समुच्चय को वाई से। तो अगर हम बात करते हैं आर, यानी कि रिलेशन की बात करते हैं, तो एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, क्योंकि दो हमारा संबंध बन रहा है, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि जो 2 का संबंध 3 है, ध्यान देना, तो ये किसका मान है, एक्स का मान है, और ये किसका मान है, वाई का मान है। तो वाई का जो मान है वो x प्लस 1 है, यानी कि y की वैल्यू x से क्या है, एक अधिक है। तो वही है यहां पर x प्लस 1। जैसे मान लो हमने यहां पर लिया 4, तो 3 का संबंध किससे है, 4 से, तो 4 कब आएगा, जब x में प्लस 1 करेंगे तब 4 आएगा। 5 का संबंध किससे है, 4 से है, तो 4 प्लस 1 क्या होता है हमारा 5। वही लिखे x y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, जो कि हमारा बता रहा है रिलेशन, कॉमा x अव्यय किसका है, a का। तो देखो a को क्या माने हम, x माने, और y अव्यय किसका है, b का। तो हमने b को क्या माना, y माना। तो इस विधि से हम क्या इसको बोलेंगे, समुच्चय निर्माण विधि।
तो दो विधि याद रखना, एक आपका रोस्टर विधि और एक आपका समुच्चय निर्माण विधि। थोड़ा सा टफ ये होता है, ये तो एकदम इजी है, कोई भी लिखकर चला जाएगा, ठीक है। तो ये दो विधि याद रखिएगा इस पूरे प्रश्नावली में, यानी कि ये कॉन्सेप्ट से आपका 2.2 का जो प्रश्नावली है वो कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देना, आपसे 3 चीज हमेशा पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, एक है प्रांत, दूसरा है सहप्रांत, तीसरा है परिसर। कि सर प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो ध्यान देना, आप देखते हैं समुच्चय ए में और समुच्चय बी में प्रांत का मतलब कि 2 का प्रांत, यानी कि 3 का प्रांत क्या है, 2 है, 4 का 3, 5 का 4। तो प्रांत का मतलब कि जिसका संबंध जिससे दर्शा रहे हैं उसी को हमको क्या करना, लिखना है। तो बोलो इसमें यही 3 ऐसे हैं जो प्रांत बने हैं किसका, समुच्चय बी का, ठीक है। तो हमने प्रांत में किसका लिखा है, 2, 3 और 4, कि 2, 3, 4, क्योंकि इसका प्रांत तो है नहीं, इसका संबंध तो है नहीं। यानी कि सिंपल भाषा में ये बताना आपका है कि किससे किसका संबंध है। जैसे सीता का संबंध किससे था, राम का, राम से था, तो सीता जो वहां होगी क्या हो जाएगी, प्रांत बन जाएगी हमारी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं सहप्रांत क्या है। तो सहप्रांत में समुच्चय बी वाला जो उसका अपोजिट है वो सारे को लिख देना, भले किसी का संबंध हो या ना हो। सह मतलब क्या होता है, साथ, तो सबका साथ सबका विकास। तो सहप्रांत में समुच्चय बी हो जाएगा और बी के जितने भी अव्यय हैं सबको हम लिख देंगे किसमें, सहप्रांत में। कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद देखो परिसर क्या होता है। परिसर का मतलब रेंज, इसको अंग्रेजी में रेंज भी बोलते हैं। अब परिसर का मतलब कि जो समुच्चय बी में है हमारा और समुच्चय ए का संबंध है, तो बोलो इस पूरे समुच्चय बी में कितने लोग का संबंध है, 3, 4 और 5। तो 3, 4 और 5। तो याद रखना 2 चीज, एक परांत और दूसरा परिसर। परांत में समुच्चय ए का और परिसर में समुच्चय बी के जिसका संबंध हो, और सहप्रांत में समुच्चय बी का टोटल अव्यय जिसका संबंध हो या जिसका संबंध ना हो, सबको लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है बढ़िया से, क्योंकि ये तीनों पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे चीजों को पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक पूछता है प्रतिबिंब और एक पूछता है पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब का मतलब जिसका इमेज बन रहा है, तो बताइए 2 का प्रतिबिंब क्या है, 3 है। अगर मान लो बाबू यहां हम एक मिरर लगा देते हैं, सिंपली मान लो मिरर लगा दिए, तो जब मिरर लगाएंगे तो 2 का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 3 बन रहा है। तो लिखिए 2 का प्रतिबिंब कहां है, 3 है। 3 का प्रतिबिंब कहां है, 4 है। 4 का प्रतिबिंब 5 है, लेकिन 5 का कोई प्रतिबिंब नहीं है क्योंकि 5 का कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। उसके बाद पूर्व प्रतिबिंब का होता है, एक जो होगा वह 2 का पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक जो होगा वो 2 का पूर्व प्रतिबिंब होगा, एक ये वाला है ना, एक, तो इसका पूर्व प्रतिबिंब का होगा हमारा 2 हो जाएगा। 3 का पूर्व प्रतिबिंब का होगा 2 होगा, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2 होगा, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1। अब इधर नहीं जाना है तुम लोग को, क्योंकि ये तो वस्तु हो गई, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, बी में बन रहा है, ठीक है, ये वस्तु ये प्रतिबिंब हमारा, ध्यान देना। तो 2 का प्रतिबिंब ध्यान देना, यानी कि 2 का प्रतिबिंब कैसे बनेगा,